अभिनव, अभिनव मेरी आवाज सुन रहे हो? अच्छा, दैनिक जागरण के सभी दर्शकों का, साथियों का नमस्कार। मेरा नाम प्रत्युष रंजन है और आज के इस विशेष परिचर्चा में जो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के ऊपर है, इसमें आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान हैं जो जागरण के संपादक हैं, अश्वनी कुमार सिंह जो पटना से हैं और देवेंद्र नाथ राय भागलपुर से हैं। ये दोनों हमारे खास मेहमान, एक्सपर्ट्स, हमारे जागरण के वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ इस परिचर्चा में मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे बिहार के चुनावों में हो रही जो गतिविधियां हैं और जो पहला चरण कल समाप्त हुआ है, पहले चरण के ऊपर हम बात करेंगे और इनसे हम जानेंगे कि क्या हवा चल रही है बिहार में, किस तरफ राजनीतिक गतिविधियां ज्यादा हैं, किस तरफ कम है, किस तरफ ज्यादा होने की संभावना है आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी पहला चरण बीता है, दो और चरण है चुनाव के। उसके बाद नवंबर 10 तारीख को काउंटिंग होगी, उस दिन रिजल्ट आएगा और कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसका जवाब मिलेगा बिहार की जनता को और देश की जनता को। तो हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट फेज की वोटिंग की। जैसा आप सबको पता है, हम सबको पता है, पहले फेज की वोटिंग बिहार में हो चुकी है। 71 सीट्स पे वोटिंग हुई है और 54.26% की वोटिंग हुई है, जो पिछले बार के मुकाबले थोड़ा सा कम रह गया है। सो अमूमन इलेक्शन कमीशन के डेटा के अनुसार जो है 2 करोड़ 15 लाख लोगों ने वोट किया है, थोड़ा कम रहा पिछली बार से। हालांकि कोविड की सिचुएशन है, कोविड का समय है, तो लोगों ने थोड़ी सी मुझे लगता है कि थोड़ी कम मतलब अगर बूथ पे जाने की बात करें तो हो सकता है कि थोड़ा अपने आप को रोका हो। खैर, ये कोविड का सिचुएशन और गाइडलाइन भी ऐसी थी, तो लोगों ने ध्यान रखा है। मैं बात शुरू करूंगा अश्वनी कुमार सिंह जी से। अश्वनी जी, जैसा कि मैंने बताया, जो वोटिंग परसेंट रही वो 54.26% रही, तो ये जो थोड़ा कम रहा है, इसको आप अपने हिसाब से कैसे देखते हैं? इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है बिहार के चुनावों के नतीजों पे, जो पहले फेज की 71 सीट्स पे वोटिंग हुई? जी अश्वनी जी। जी देखिए, कल पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है और वोटिंग परसेंटेज 54.26% के आसपास रहा। 2015 में ये 54.68% था, तो बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं है, करीब करीब आसपास ही है। हालांकि ये डेटा अभी और अपडेट होगा, तमाम जगहों से रिपोर्ट आने के बाद। कल रात तक जो भी अपडेट था, उसके बाद चुनाव आयोग ने ये आंकड़े जारी किए हैं, लेकिन वो अगले दिन फिर कई जगहों से डेटा का जब मिलान होता है, जिलों से आंकड़े आते हैं, तो हम लोग अभी उम्मीद कर रहे हैं कि ये डेटा थोड़ा सा और बढ़ेगा। तो कमोवेश ये हम 2015 का जो चुनाव हुआ था उसके आसपास है, और 2010 में जो वोटिंग परसेंटेज था वो 50.39% था, तो उससे ज्यादा है वो तब, उससे ज्यादा है वो तब जबकि इस समय कोरोना पीरियड चल रहा है। जी जी। इस बार हम लोगों ने थोड़ा सा ये मार्क किया है, जो 60 साल से ऊपर के मतदाता हैं उनका वोटिंग परसेंट थोड़ा कम है, वो वोट देने के लिए नहीं निकले हैं। हालांकि कई जगहों से इस तरह की तस्वीरें आई, खबरें आई कि 90 साल, 95 साल, 100 साल की उम्र के लोग भी मतदान के लिए गए, उनके परिवार के लोग उनको लेकर गए। हालांकि अपवाद ही मानेंगे, लेकिन अगर बल्क बेसिस पर बात की जाए तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिरावट आई है। लेकिन युवाओं और महिलाओं ने मतदान में जमकर हिस्सा लिया है, लंबी कतार लगी थी। खास तौर से जो अति संवेदनशील इलाके थे, नक्सल प्रभावित इलाके थे, वहाँ पर मतदान ठीक ठीक रहा। इसलिए ऐसा नहीं लग रहा है कि कोरोना ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया, जैसी शंका
जताई जा रही थी चुनाव के पहले के मतदान का, इवन की आयोग भी अनुरोध कर रहा था कि थोड़ा वोटिंग परसेंटेज डाउन होगा, अधिकारियों से भी हम लोगों की बातें हो रही थी, तो इतना जी हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन ये चौंकाने वाला आंकड़ा जरूर रहा है, और हमें जी लगता है कि आने वाले जो दूसरा और तीसरे चरण के मतदान होंगे उसमें भी ये परसेंटेज बढ़ने की पूरी गुंजाइश दिख रही है। जी बिल्कुल। एक अच्छी बात बताई आपने। सीनियर सिटीजन्स जो लोग हैं उनकी संख्या में शायद थोड़ी कमी रही हो प्रिकॉशनरी मेजर को लेके, लेकिन जो तुलनात्मक आपने जो आंकड़ा बताया उसके हिसाब से लग रहा है कि कोरोना के बावजूद भी ये नंबर मेंटेन रहा। ये बिल्कुल अच्छी जो झलक दे रही है कि आगे आने वाले 2 चुनाव में भी, जो चरण में भी जो है ये ठीक रहेगा। देवेंद्र जी, मैं आपके पास आता हूँ, आपसे पूछता हूँ, ये जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग जो है वो बिल्कुल सेम रहा है या कहीं कहीं हो सकता है थोड़ा बढ़ा भी है? कोरोना काल को लेके भी ये सिचुएशन है, सो इसको आप कैसे देखते हैं? आपके क्षेत्र में, आपके रीजन में क्या दिख रहा है आपको? इसका कोरोना का इम्पैक्ट दिखेगा? वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, या बढ़ेगा तो, या घटेगा तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है चुनावी राजनीति पे? प्रत्युष जी, हम अपनी बात को शुरू करना चाहेंगे कि इस बार नया क्या हमें देखने को मिला। जी तो सबसे पहली चीज जो हमें नया, जिसको मैंने नोटिस किया, वो यह था कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र, जैसे हमारे क्षेत्र जी में जमुई बांका का जो इलाका था फर्स्ट पेज में, ये टोटली नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। जी उधर जो है गया और जी औरंगाबाद भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। तो सुरक्षा के जी कड़े इंतजाम हमेशा होते हैं चुनावों में, इन क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं। इस बार भी किए गए थे, लेकिन पिछले चुनावों में जो 2-3 चुनाव बीते हैं उसमें उन क्षेत्रों के बूथों पर उतने मतदाता निकल के बाहर नहीं आते थे जितने इस बार आए। जी तो ये थोड़ा एक नोटिस करने वाली बात थी कि इस बार वो बड़ी संख्या में अगर उन बूथों पर निकल करके आए हैं तो इसके भी कुछ मायने होंगे, अर्थ इसके निकाले जाए। तो जी एक ये है कि इस बार महागठबंधन के साथ कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, माले है, सीपीआई सीपीएम भी हैं। जी और दूसरी एक और चीज हमने नोटिस किया कि पिछले सभी चुनावों में इन क्षेत्रों में नक्सलियों के तरफ से पर्चे बांट करके 1 दिन 2 दिन पहले ये वोट बहिष्कार करने की बात कही जाती है। इस अच्छा बार जी ऐसा देखने को नहीं मिला। इस बार वो शांत रहे, उन्होंने कोई पर्चे नहीं बांटे, कोई इस तरह का अपील या अपनी तरफ से उन्होंने जारी नहीं किया कि आप वोट बहिष्कार करें। जी तो उन क्षेत्रों में भीड़ का आना, मैंने बूथों पर मतदाताओं का बड़ी संख्या में आना और उनका पर्चे न बांटना, ये 2-4 चीजें ऐसी हैं कि वो कर रहे हैं। जी दूसरी बात हम करेंगे कि 54% वोट पड़े हैं, लेकिन हमें देखना होगा कि जो 46% वोट पोल नहीं हुए वो कौन से थे, किस वर्ग के थे, जी और ये जो 44% जो पोल हुए हैं इसमें किस वर्ग की अधिकता है, इसको हम जी लोग नोटिस कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, कुछ चीजें समझ भी रहे हैं। अभी हम इस पर कुछ कहना नहीं चाहेंगे, जी मतगणना के बाद जरूर हम इन चीजों को सामने ले आएंगे। जी तो ये बिल्कुल। 2-3 चीजें। जी बिल्कुल, ये अभी शुरुआती सब समय है और अभी जस्ट पहले फेज की वोटिंग हुई है, तो अभी कुछ भी हाँ बता पाना मुश्किल होगा कि ये जी। हवा जो है किस दिशा में जा रही है। अच्छा, क्या वोटिंग? जी जी नरेंद्र जी, आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ, दूसरी हमारे यहाँ एक घटना हुई मुंगेर में। जी ये 1 दिन पहले, वोटिंग के 1 दिन पहले की ये घटना हुई है। इसमें दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान पुलिस से झड़प, जी उसका भी प्रभाव पड़ा। आज तो अब जैसे ही अर्धसैनिक बल आज वहां से निकले हैं तो जी सवेरे से वहां पर बहुत बड़ा वितंडावाद हो गया, पूरी पुलिस वर्सेज पब्लिक की भिड़ंत हो रही है, थानों पर हमला है, पुलिस की गाड़ियां फूकी जा रही हैं, जी डीएम और एसपी हटा दिए गए हैं हम्म और जांच के आदेश दिए। तो जी आने वाले चरणों में इसका भी असर पड़ेगा,
इसको सभी विपक्षी पार्टियों ने एक मुद्दा बना लिया है। जी चिराग पासवान इस पर खुल करके नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, पप्पू यादव भी घेर रहे हैं जी और तेजस्वी ने भी इस पर सरकार पर इसको मुद्दा बना के हमला किया। तो कुल जी मिला के ये सिचुएशन है। अब रही बात कि पहले चरण का जो दृश्य है, उस दृश्य को हम अभी ये मान करके पूरी तरह से नहीं चल सकते कि किसके फेवर में ये ज्यादा जाएगा और किसके फेवर में कम जाएगा, ये कहना भी अभी उचित नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के शहरी क्षेत्रों में कम मतदान का होना और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा होना, खास तौर से मुस्लिम बहुल इलाकों में पोलिंग ज्यादा होना, यादव बहुल क्षेत्रों में ज्यादा पोलिंग होना और उन क्षेत्रों में जिनमें बड़ी जातियां हैं या जनरल हैं, वहां पर कम वोटिंग होना, बूथों पर कम भीड़ आना, इसके कई अर्थ निकाले जाए जी और इसको परिणामों के आलोक में भी देखने का प्रयास किया जा रहा है। जी तो बिल्कुल फिलहाल अभी हम ये कहेंगे, और कोई सवाल हो तो आप। जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद देवेंद्र जी, आपका बहुत आपने अच्छी जानकारी दी। अश्वनी जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। जैसा बात कर रहे थे देवेंद्र जी, मुद्दों के ऊपर भी उन्होंने बात की। सो काफी जैसे हम लोग को भी काफी पढ़ने सुनने और देखने में भी आ रहा है, ऐसे लोग बता रहे हैं कि बिहार के इलेक्शन में इस बार मुद्दा जो है, हर बार की तरह जैसे जातिगत मुद्दा बहुत होता था, इस बार जो है बेरोजगारी और माइग्रेशन भी एक मुद्दा काफी निकल के आया है और उस पर काफी बातें हो रही हैं। तो ये सच में अश्वनी जी, यह बातें हो रही हैं या सिर्फ बातें ही हो रही हैं, इसका इम्पैक्ट भी हो सकता है देखने को मिले? आपका क्या आकलन है? देखिए, इन चीजों पर हम लोगों का आकलन शुरू से रहा है और बहुत पैनी नजर टिकी हुई थी कि इस बार मुद्दे उठ रहे हैं और हम लोगों ने बार बार ये बात कही भी है कि शायद ये पहला चुनाव हो रहा है जिसमें मुद्दों पर बात हो रही है और कोई भी पार्टी किसी भी मंच से किसी भी तरीके के सुनवाई या सांप्रदायिक समीकरण से बच रही है। जी रोजगार बिहार में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता। जब रोजगार की बात हुई तो सत्ता पक्ष ने सवाल डाले। जब तेजस्वी ने 10 लाख रोजगार की बात की तो ये सवाल था, वो 10 लाख रोजगार आप नौकरी देंगे तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? जी फिर एनडीए की ओर से भाजपा का मैनिफेस्टो जारी हुआ, उसमें भी नौकरी की बात की गई, 19 लाख रोजगार की बात की गई। थोड़ा सा फर्क है, नौकरी और रोजगार। 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबन की राह पर ले जाने की बात की गई, तमाम चीजें आई। तो कहीं ये मुद्दा सभी पार्टियों के इर्द गिर्द वो घूमता रहा। पार्टी इस समय किसी भी तरीके की जातीय राजनीति से या जातीय समीकरण वो खुलकर मंचों पर बात नहीं कर रही है, क्योंकि अगर में भी अगर यह बात होती है तो फिर आने वाले चुनावों का जो समीकरण होगा, जो बाकी है, तो फिर वो किसी तरफ टर्न ले लेगा। इसलिए बहुत सरल तरीके से रणनीति बनाई गई है कि हम जिस पर चल रहे हैं उसके हम दाएं बाएं नहीं भटकेंगे। लेकिन बिहार में अगर चुनाव है, बिहार की सियासत है, तो उसको उससे जातीय या धर्म मजहब ये पूरी तरीके से गायब हो चुका है, इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते हैं। चीजें अभी भी हैं, लेकिन अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। इसमें 2 लेयर की पॉलिटिक्स हो रही है। एक अपर लेयर की पॉलिटिक्स, जो बड़े नेता हैं, जो पार्टी के शीर्षस्थ हैं, वो मुद्दों की बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप जमीन पर जाएंगे, जो सेकंड टियर या थर्ड टियर के लीडर्स हैं, वो कहीं सूबे की राजनीति कर रहे हैं। तो ये काम दोनों लेवल पे हो रहा है। आज ही मैं अभी भाषण सुन रहा था, कहीं सभा हो रही थी की ही सभा थी, तो उसमें ये सारी चीजें आ रही थी। दूसरे या तीसरे लेयर के नेता थे, ये पूरी सभा होती है या उनको भी वर्कर्स हैं, तो वो भी उन चीजों को अपने हिसाब से कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये बात सही है कि बिहार में इस बार मुद्दे हावी हैं और खास तौर से युवा तो इससे ज्यादा प्रभावित है और युवाओं का रुझान बहुत कुछ बदल सकता है। अब वो किसके पक्ष में जाएगा ये तो 10 नवंबर को पता चलेगा कि क्या होता है, लेकिन युवा इस बार बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इस बार कंपैरिजन टू लास्ट इलेक्शन मुद्दे प्रभावी हैं, निश्चित रूप से प्रभावी हैं, लेकिन उसके साथ साथ
यहाँ के जो जातीय समीकरण है, जो केंद्र की राजनीति होती रही है, वो बिल्कुल अप्रभावी है, यह हम नहीं कह सकते हैं। उसका जी, प्रभाव बिल्कुल। निश्चित रूप से पड़ेगा। जी, बिल्कुल। और अश्वनी जी, लालू युग के बाद ये पहला इलेक्शन है जब बिल्कुल। लालू यादव खुद इसमें जो है बहुत एक्टिव है ही नहीं। तो इसका कुछ इम्पैक्ट दिख रहा है आपको आरजेडी के पर्सपेक्टिव पे? देखिए, यह चुनाव कुछ एक बिहार को नई लीडरशिप दे रहा है। इस बार लालू प्रसाद नहीं है और रामविलास पासवान, इनका भी जी। निधन हो चुका है, चिराग पासवान ने कमान संभाल ली है। तो दो लीडरशिप बिहार में उभरती हुई दिख रही है। चाहे आप एलजेपी के मंच को देखें, चिराग की सभा को देखें या तेजस्वी की सभा को देखें, तो अभी तेजस्वी की सभा में लोग जुट रहे हैं, भीड़ उसी तरीके से आ रही है जिस तरीके से लालू को सुनने के लिए लोग आते थे। कोई जरूरी नहीं है कि लालू को सुनने के लिए सिर्फ उसके वोटर ही जाते थे, जी। तो विपक्षी तो वो भी सुनने के लिए जाते थे। तो अभी जो तेजस्वी की सभा में भीड़ आ रही है, उसमें उनके समर्थक भी हैं, जो उनके विरोधी हैं वो भी जरूर सुनने के लिए जा रहे हैं। जी। और बिहार में खाली समय भी है, चुनाव हो रहा है, तो जो भी नेता आ रहे हैं लोग उनको सुनने के लिए जा रहे हैं, और ये यहाँ का एक ट्रेंड रहा है, तो ये पहली बार नहीं हो रहा है। तो लालू की अनुपस्थिति में मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन अपने आप को कर लिया है। और हाँ, और उनके समर्थक भी हैं, जो एक लीडरशिप होना चाहिए था, वो लीडरशिप वो दिखा रहे हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि हम माइनस लालू ये कहें कि उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है इलेक्शन पर। अकेले हैं, लेकिन जो जिस तरीके से रणनीति चल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, कहा ये थोड़ी सी मैच्योरिटी भी भाई है, मैच्योरिटी लेवल भी बड़ा है। देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव और इस विधानसभा की बात कर रहा हूँ, यही तेजस्वी प्रसाद पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 के चुनाव में जब भाषण देने जाते थे, तो इनका पूरा भाषण अपने परिवार पर केंद्रित होता था। जी, बिल्कुल। परिवार के खिलाफ साजिश रची गई है, हमारे पिता के खिलाफ साजिश रची गई, लालू जी को जेल भेज दिया गया। ये पूरी तरीके से अपने परिवार पर केंद्रित थे। ये भाषण में भविष्य की योजनाएं क्या है, आपकी भविष्य की राजनीति क्या है, आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं, वो चीज माइनस था। लेकिन इस बार वो मैच्योरिटी लेवल बहुत आगे दिख रहा है। परिवार की बात नहीं कर रहे हैं, किसी साजिश की बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ समाज की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज जिसको कह सकते हैं, वो देखने को मिल रहा है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल देवेंद्र जी, मैं आपसे भी इससे मिलता जुलता ये सवाल मेरे पास आपके लिए भी है कि जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे अश्विनी जी ने बात किया आरजेडी की, जो तेजस्वी ने ऑलमोस्ट पार्टी को टेक ओवर कर लिया है और बात भी अब आगे आने वाले समय के बारे में वो कर रहे हैं, पिछली बात नहीं कर रहे हैं। वैसे ही चिराग पासवान, रामविलास पासवान के असामयिक निधन के बाद चिराग पासवान ने भी पार्टी पे पूरा कंट्रोल कर लिया और वो भी ताल ठोक कर जो है वो बीजेपी के अगेंस्ट, नीतीश के अगेंस्ट, बीजेपी को तो अपना खुद को हनुमान बता रहे हैं, नीतीश के अगेंस्ट जो है वो सारी बयानबाजी कर रहे हैं। इस जो समीकरण नया बन रहा है, इसमें दो पार्टी ऐसी है जहां पे एक यंग ब्लड निकल के आया है, जो पिछले 20 सालों में जो एक नया वोटर जुड़ा है, पूरे वोटर्स की संख्या जुड़ी है, शायद उससे अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या जेडीयू क्या इसमें पिछड़ रहा है, या एक्सपीरियंस पे ही बेस्ड होके जो है जेडीयू और नीतीश कुमार इन दोनों से टक्कर लेने की सोच रहे हैं और उस आगे का प्लान कर रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले चिराग ने, रामविलास ने अपने जीवन काल में ही चिराग को पार्टी की कमान सौंप दी थी, आपको ध्यान होगा। वो अपने रहते हुए ही इन्होंने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया था और खुद वो जो है वो साइड में हो गए। तो वहीं से उन्होंने कमान उसकी दे दी थी चिराग। तो चिराग उसको लेकर के पार्टी को आगे बढ़ रहे थे। तो अब रहा सवाल तेजस्वी का। तो तेजस्वी को आप एक चीज और आपने नोटिस किया होगा कि वो युवा लालू की तस्वीर अपने पीछे लगा रहे हैं। लालू की वो ताजी तस्वीर नहीं लगा रहे, अब की तस्वीर को नहीं लगा। वो जब प्रेस से बात करते हैं, अपना जो मीडिया सेंटर उन्होंने बना रखा है तेजस्वी, जब भी वहां बैठते हैं तो इनके पीछे आप देखते होंगे युवा लालू की तस्वीर।
जी तो वो अपने को उस रूप में लेकर के आ रहे हैं और पूरी तरह से तेजस्वी गायब, तेज प्रताप गायब है। तेज गायब प्रताप है। को एक क्षेत्र में रख दिया गया है। मीसा भारती भी नहीं है, मीसा जो उनकी बहन है, जी राबड़ी देवी भी नहीं निकल रही हैं। तो टोटली तेजस्वी एकमेव आगे बढ़ रहे हैं और उनका चेहरा ही आगे किया गया है। जी यहाँ तक कि महागठबंधन ने जो घोषणा पत्र जारी किया उसके मुख्य पृष्ठ पर सिर्फ तेजस्वी की ही तस्वीर आपने देखी होगी। जी तो बिल्कुल। कुल मिला के तेजस्वी की सिंगल ब्रांडिंग एक की जा रही है और उनको एक युवा लालू के तौर पर पेश किया जा रहा है। अब रही बात नीतीश की, तो इसको हमको दो फ्रेम में देखना चाहिए। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा भी, तो अब अभी बिहार में जोश बनाम अनुभव जी की लड़ाई चल रही है। तेजस्वी एक जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार अपने पुराने अनुभव को लेके चल रहे हैं जी और जंगल राज की याद दिलाई जा रही है। प्रधानमंत्री ने भी अपने सभी भाषणों में बार बार इसका जिक्र किया। जी यहाँ तक उन्होंने कहा ये जंगल राज के युवराज हैं, तो वो याद दिलाने की कोशिश की जा रही है। जी और दूसरी तरफ तेजस्वी जो है वो व्यक्तिगत हमला नहीं कर रहे हैं, वो शुद्ध रूप से रोजगार या डेवलपमेंट की बात को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जी उनको पता है कि अगर हम जहां भी ट्रैक से अलग होंगे जी तो एजेंडा जो उन्होंने सेट कर रखा है वो एजेंडा डिरेल हो सकता है। तो बड़ी जी सावधानी के साथ तेजस्वी अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल अब बिल्कुल। अगर उनके एजेंडे की हम बात करें, रोजगार की, जी तो बिहार का जो युवा है, बेरोजगारी वैसे पूरे देश का मुद्दा है, लेकिन बिहार में चुनाव है और अभी ये मुद्दा बन चुका है। जी तो बेरोजगारों को भी यह पता है कि सरकारी नौकरियां एकदम से तुरंत मिल जाएं, ऐसी संभावना नहीं है। जी एक जरूर यह मुद्दा प्रभावी है, उन्हें रोजगार चाहिए, लेकिन ये भी वो बखूबी समझ रहे हैं कि एक साथ इतनी नौकरियां देने के संसाधन किसी भी राज्य के पास नहीं। जी रिक्तियां बिल्कुल। सभी राज्यों में, देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां सरकारी डिपार्टमेंट में रिक्तियां ना हो, जी बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी तमाम रिक्तियां हैं। लेकिन जी जो एक होता है कि योजना मद और गैर योजना मद, तो गैर योजना मद का आकार नहीं बढ़ाया जाता है, धीरे धीरे ही उसका आकार बढ़ाया जाता है। जी तो बिहार में अगर रोजगार की बात करनी होगी तो यहाँ निवेश की जरूरत है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की जरूरत है। टाटा और अंबानी और अडानी जैसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जब यहाँ आएंगी जी तो प्रत्यक्ष रोजगार और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, जी जिसकी तरफ इशारा एनडीए कर रहा है। एनडीए ने जो 19 लाख रोजगार के अवसर की बात की है, उसमें ये सब चीजें शामिल जी है। तो यहाँ का पढ़ा लिखा युवा इन चीजों को भी समझ रहा है और इसकी समीक्षाएं भी कर रहा है। जी अब रहा बिल्कुल। सवाल बिहार का, तो बिहार कभी भी या यूपी ये जाति के फ्रेम से जल्दी बाहर आने वाले अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहे। जी तो बिल्कुल। इसका भी असर चुनावों पर पड़ रहा है और देखा भी जा रहा है। जी लेकिन एक सवाल मैं पूछूंगा आप दोनों से, मेरा एक सवाल होगा। एक ही मतलब ये सिमिलर सेम सवाल है। अश्वनी जी मैं पहले आपके पास आऊंगा। मोदी फैक्टर, क्या मोदी फैक्टर इस बार भी चल रहा है हर बार की तरह? क्योंकि कोरोना काल में लिए गए मोदी सरकार के डिसीजंस या उससे पहले इकोनॉमी को लेकर लिए गए डिसीजंस या फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो भी सरकार ने डिसीजन लिए हैं उसका इम्पैक्ट, या मोदी फैक्टर पहले की तरह ही पावरफुल है या उसमें कुछ आपको कुछ चेंज देखने को मिला है? देखिए पर क्या मैं पहले बोलूं? जी अश्वनी जी आप बोल दीजिए। जहां तक मोदी फैक्टर का सवाल है, तो मोदी फैक्टर पूरे देश में बना हुआ है। अभी मोदी फैक्टर है, तो बिहार भी मोदी फैक्टर से अभी माइनस नहीं हुआ है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि मोदी का प्रभाव बिहार में नहीं है। मोदी के चाहने वाले, मोदी के समर्थक
बड़ी संख्या में है और लोग उनकी बातों पर जिस तरीके से उनका संवाद का तरीका है, जो संवाद की शैली है, वो कहीं जी। ना कहीं लोगों को खुद से जोड़ती दिखती है वहाँ। अब जी। सभा भी कल पटना में भी सभा थी, मुजफ्फरपुर में भी सभा थी। देखिए उन्होंने आखिर मंच पे मुजफ्फरपुर में जब वो सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने जी। विद्यापति की बात की कि भाई विद्यापति ने माता सीता से कहा था कि इस क्षेत्र पर भी नजर रखिए क्योंकि आपकी नैयर है। उन्होंने विद्यापति की कविता का उल्लेख किया, विद्यापति के गीत का उल्लेख किया और फिर उनको उसको जोड़ा कि इसलिए अयोध्या से उसको जोड़ा। तो देखिए राजनीतिक मंच पर कोई नेता जब कुछ बोलता है तो फिर जनता उसका कई अलग तरीके से उसका विश्लेषण करती है। तो जो मैसेज देना था वो मैसेज चला गया। अब आप इससे कतई इनकार नहीं कर सकते हैं कि वो मैसेज किस रूप में फ्लोट कर रहा है वहां पर। जी। के बाद उन्होंने बार बार इस शब्द का प्रयोग किया, आकांक्षा। उन्होंने बार बार कहा कि बिहार में आकांक्षा जीवित हो गई है। उन्होंने 2015 साल पहले के बिहार की बात की और उन्होंने एक नया तय दिया। उन्होंने जंगल राज का युवराज किया। जंगल राज मतलब लालू प्रसाद यादव का जो कार्यकाल था, जी। जी बिल्कुल। चूंकि ये उनके पुत्र हैं तो उनको जंगल राज का युवराज का ये उनका आरोप था। जी। फिर उन्होंने कहा कि भाई तब सड़क नहीं होती थी, आप सड़क पे चलते थे, गड्ढे थे। एक महात्मा गांधी सेतु था, अगर वो महात्मा गांधी सेतु भी जर्जर हो गया तो लोग बस यही मांग कर रहे थे कि सेतु किसी तरीके से बन जाए। इससे आगे की मांग नहीं कर रहे थे क्योंकि इससे आगे सोच नहीं सक रहे थे, क्योंकि जब आप अंधेरे में रह रहे हैं तो आपकी एक छोटी सी इच्छा होगी कि किसी तरीके से ढीबरी मिल जाए। आप बिजली की इच्छा नहीं करेंगे या आप एलईडी के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन आज बिहार के लोग सड़क की मांग नहीं कर रहे हैं, आज बिहार के लोग मेट्रो की मांग कर रहे हैं, आज बिहार के लोग गांधी सेतु जैसे पुल की मांग कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ की आकांक्षा को बढ़ाया गया, यहाँ लोगों ने आकांक्षा जगाई गई। तो एक मैसेज देने की कोशिश की युवाओं के बीच भी कि आप अगर आज रोजगार की मांग कर रहे हैं, उन्होंने ये रोजगार किसी विपक्ष के ऊपर कोई निशाना नहीं साधा था ये बोलते हुए, लेकिन ये स्पष्ट किया कि आज अगर इस तरीके की आकांक्षाएं बिहार में जीवित हुई है तो ये 15 साल में एनडीए के शासन काल में ये आकांक्षा बढ़ी है, पैदा करने की कोशिश की गई है। इसलिए आज लोग बिहार में एयरपोर्ट की मांग कर रहे हैं, बिहार में लोग एम्स की मांग कर रहे हैं, किसी कोई छोटे मोटे पीएचसी की प्राइमरी हेल्थ सेंटर की मांग नहीं कर रहे हैं। ये उनका अंदाज। तो उनकी सभा के बाद लोग निकल रहे थे तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव दिख रहा था। पिछले लोकसभा चुनाव में भी जब वो आए थे उनकी सभा में तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी को सुनने के लिए आई थी, वो ईवीएम की ओर मूव करने वाली भीड़ भी नजर आ रही थी। मोदी फैक्टर से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन कल का जो चुनाव हुआ है नेता खुद अपनी वजह से है, क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज है जहाँ पर आकर वो वोटिंग परसेंटेज उठ गया है वही पिछली बार भी था। अब वो नेता कैलकुलेट नहीं कर पा रहे कि वोट गया तो किधर गया। कुछ जगहों पर मतदान केंद्रों पर जैसे देवेंद्र जी ने कहा, कुछ उदाहरण भी दिए, वो बात बिल्कुल सही है कि इसका आप अंदाज लगा सकते हैं कि वोट कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है। लेकिन बाद बाकी तमाम कम्युनिटीज हैं, तमाम तरीके के फैक्टर्स हैं, तमाम तरीके के वोटर्स हैं, महिलाएं हैं, वो महिलाएं किधर जा रही हैं। तो ये थोड़ा सा इस बार नेताओं को भी खुद कैलकुलेट करने में नहीं हो रही है, असमंजस है क्योंकि ये वोट किधर गया हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। देवेंद्र जी आपका इस पे क्या आपके विचार हैं? मोदी फैक्टर का जो आपने सवाल उठाया तो इसको हम एक लाइन में स्पष्ट करना चाहेंगे जी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहली सभा बिहार में जब हुई, ठीक उसी दिन शाम को लालू यादव का एक ट्वीट आया जी। तो लालू यादव ने अपने ट्वीट में ये कहा कि बिहार के लोगों आप मुख्यमंत्री चुन रहे हो, प्रधानमंत्री नहीं चुन रहे हो। तो ये लालू का ट्वीट अपने आप में यह स्पष्ट कर दे रहा है कि मोदी का फैक्टर यहाँ आज भी मजबूती के साथ खड़ा है और उनका प्रभाव भी है। इसलिए लालू ने अपने तमाम उन लोगों को यह बताने की कोशिश की कि आप मुख्यमंत्री चुनने जा रहे हैं, आप प्रधानमंत्री चुनने नहीं जा रहे हैं जी। तो ये साफ कर देता है लालू का ट्वीट कि मोदी का प्रभाव अभी मौजूद है और ठीक ठाक से मौजूद।
जी बिल्कुल। एक जो समस्या बहुत बड़ी होती है जब भी ऐसा चुनाव आता है या कुछ बड़ी घटना होती है तो फेक न्यूज की बाढ़ आ जाती है। तो बिहार चुनाव से रिलेटेड भी आप जैसे आप जानते हैं कि विश्वास न्यूज, जागरण न्यू मीडिया का, दैनिक जागरण ग्रुप का एक फैक्ट चेकिंग, इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क सर्टिफाइड फैक्ट चेकिंग यूनिट है। यहाँ पे पूरी टीम है फैक्ट चेकर्स की जो उस पे काम करती है। तो बिहार चुनाव से रिलेटेड कई सारी मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन, गलत इमेज के साथ, गलत वीडियो के साथ, गलत टेक्स्ट के साथ काफी वायरल होती है सोशल मीडिया पे। सो आप लोगों ने अपने क्षेत्र में अपने अपने हाइपर लोकल जो एरिया है उसके ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, तो ऐसा फ्लो क्या आप लोगों को भी देखने को बहुत ज्यादा मिल रहा है जो फेक न्यूज बिहार चुनाव से रिलेटेड हो? देखिए, ये बिल्कुल आपने सही कहा। खास तौर से चुनाव के समय में फेक न्यूज की बाढ़ तो आती ही है। जी लेकिन जैसे आपने विश्वास न्यूज की चर्चा की, जी फैक्ट चेकर, तो अब पब्लिक पहले से कहीं ज्यादा जागरूक भी हो गई है। जी जो लोग इंटरनेट मीडिया का यूज कर रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, तमाम जी हैंडल्स हैं, तो आज से अगर हम 2 साल 3 साल पहले की बात करें, ज्यादा दिनों की बात नहीं करें, तो लोग कोई भी चीज चल रहा होता था और लोग बड़े सीधा विश्वास कर लेते थे कि हाँ ऐसा हुआ जी होगा, और फिर वो जी हो जाता था। एक दूसरे से कहा कि भाई ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, आप जिधर पूछ रहे हैं वही बता रहा है, आप किस किस को जाकर बताएंगे कि अरे भाई जी वो गलत चीज है, वो गलत चीज है। लेकिन जैसे जैसे जागरूकता आई है और इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ना शुरू हुआ, अब हर जी व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। गांव घरों में महिलाएं, वो भी घर में बैठकर, ग्रामीण महिलाएं वो भी बैठकर फेसबुक चला रही हैं, उनकी भी फेसबुक प्रोफाइल बनी हुई है, वो भी जी कमेंट करती है, पोस्ट कर रही है। तो अब धीरे धीरे ये समझ में भी लोगों को बात आ रही है कि इस पर जितनी चीजें चल रही होती हैं वो सारी की सारी चीजें सही है, ऐसा नहीं है। तो लोग जी चेक करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। थोड़ा सा डर भी है कि अगर आप उस मैसेज को पास ऑन करते हैं और वो गलत जी चीज है, तो आपके फंसने का भी डर है। अगर आप जी ग्रुप एडमिन हैं, आपके हैंडल से कुछ इस तरीके की चीजें जा रही हैं, पोस्ट किया जा रहा है, या वो प्रसारित हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कानून के शिकंजे में आप भी आएंगे। तो एक जी जागरूकता भी इसको लेकर आई। वो ठीक इसी तरीके से, जैसे आप इसको एक सामान्य उदाहरण से समझ सकते हैं कि जी साइबर ठग जो जैसे लोगों को फोन करके कि मैं फलाने बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, आपका जी ATM लॉक कर दिया जाएगा क्योंकि आपने उसको अपडेट नहीं कराया है। तो लोग जी क्या करना है, तो उससे उसका आधार नंबर पूछ लिया, उससे पिन नंबर पूछ लिया, उसको पैसा हैक कर लिया। लेकिन जी आज कोई भी फोन रियल में अगर कोई किसी बैंक का जनरल मैनेजर भी अगर फोन करे, उसको बताए, तो आदमी डांट देता है, गाली दे देता जी है। अगर जी वो किसी दूसरे कार्य से भी कर रहा है तो लोग समझ गए हैं कि ये फेक कॉल है। ठीक उसी तरीके से अब खबरों को लेकर भी लोगों में क्यूरियोसिटी आई है, अवेयरनेस आया है, और वो जी चेक करते हैं इस चीज को। जी बिल्कुल भी जी जी फेक न्यूज के देखिए ऊपर इसको आपने भी ऐसा ही कुछ नोटिस किया है आप बिल्कुल अपने इलाके में? अश्वनी ने सही कहा, ये सही बात है। जागरूकता बढ़ी है तो लोग एकदम से उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, और जी अगर कहीं कोई ऐसी चीज उनको मिल रही है तो वो विश्वसनीय साइटों पे जाके उसे क्रॉस चेक भी कर रहे हैं, जी तब उसके बाद ही उसको वो मान रहे हैं, जी और बिल्कुल शेयर करने में भी सतर्कता बरत रहे हैं। जी तो बिल्कुल अब एकदम से वो चीजें नहीं है कि कोई भी चीज आ गई तो हमने उसे सही मान लिया है और मान के उसमें कोई धारणा बना ली। तो जी अब इसमें कमी आई है, एक जागरूकता बढ़ी है, जी ये बिल्कुल। चाहिए। जैसा कि सबको पता है, मैं दर्शकों से एक बार अपने साथियों से साझा करना चाहूंगा कि विश्वास न्यूज, जागरण न्यू मीडिया अपने मीडिया लिटरेसी ड्राइव के अंदर में सच के साथी प्रोग्राम भी चलाते हैं। तो सच के साथी का पहला प्रोग्राम जो हमने चलाया था उसमें हम पटना भी गए थे। वो समय था लोकसभा इलेक्शन के समय था वो, और हम पटना भी गए थे और वहां पे करीबन हमने 200 लोगों को 2 दिन तक हमने वर्कशॉप में ट्रेन किया था। तो काफी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। हमने फिर सच के साथी का सेकेंड एपिसोड किया, वो हम कोविड के टाइम पे गए थे। वो हमारा फोकस था कोविड से रिलेटेड जो मिस इन्फॉर्मेशन है उससे लोगों को हम बचाएं। तो उस समय भी हमने करीबन 2 अवेयर करें
और अभी बिहार इलेक्शन के टाइम पे भी अभी कोविड का सिचुएशन है, सो हमने ऑनलाइन एक्टिविटीज की और हमने बिहार में करीबन पटना को मिलाते हुए करीबन 5 अलग अलग शहरों में हमने सच के साथी 3 की भी का भी वर्कशॉप किया और काफी अच्छी संख्या में लोग हमसे जुड़े और हमसे साझा की अपनी बातें और हमने उनको अपनी बातें बताई कि कैसे अपने आप को सेव रखना है। तो मैं दर्शकों से एक बार जरूर आग्रह करूंगा कि विश्वास न्यूज पे जरूर आए। बिहार चुनाव से रिलेटेड कोई ऐसी खबर आपके सोशल मीडिया पे आती है, आपके व्हाट्सएप मैसेज पे आती है जिसमें आपको शक होता है, तो सबसे पहले जरूरी है कि आप उसको ऑब्जर्व करें, क्वेश्चन करें, और क्वेश्चन करेंगे तो आपको लगेगा, ऑब्जर्व करेंगे तो लगेगा कि हाँ इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारा व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर भी है विश्वास न्यूज का, आप साइट पे आएंगे तो आपको मिलेगा, आप वहां से हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक पूरी ट्रेंड फैक्ट चेकिंग की टीम बैठी हमारी विश्वास न्यूज की, वो हमसे आपसे संपर्क करेगी और उसकी जो सही जानकारी होगी आप तक हम पहुंचाएंगे। हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अश्वनी जी और देवेंद्र जी, आपने समय निकाला, काफी बिजी शेड्यूल में से आज आपने हमारे लिए समय निकाला और दैनिक जागरण के साथियों के साथ हम जुड़े और आपकी बातें जो है लोगों तक पहुंचे हैं। और हम वापस ये कोशिश करेंगे कि आपसे अगले फेज का जो इलेक्शन है नवंबर 3 उसकी सारी जानकारियों के साथ नवंबर 4 को हम वापस जुड़ेंगे और अपने दैनिक जागरण के सारे दर्शकों और साथियों के सामने अपनी इस परिचर्चा को बढ़ाते हुए फिर से वापस आएंगे। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दें और बिहार चुनाव से रिलेटेड सारी जानकारी अपने अपने क्षेत्र की, अपने अपने शहर की, पूरे स्टेट की सारी जानकारी के लिए आप दैनिक जागरण .com वेबसाइट, जागरण.com वेबसाइट पे आए। आपको यहाँ पे हर वो जानकारी मिलेगी अभी के चुनाव से रिलेटेड या जो बिहार की पहली चुनाव हुई उस समय से लेके पिछले चुनाव तक की सारी डिटेल, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की, हर कैंडिडेट की, हर पॉलिटिकल पार्टी की वो सारी जानकारी दैनिक जागरण.com पे मौजूद है। दर्शकों से हमारा आग्रह है, साथियों से हमारा आग्रह है कि आप वहां पे आए और हिस्टोरिकल डेटा से लेके रियल टाइम डेटा, लगातार कवरेज हमारे जागरण के तमाम संपादक और तमाम हमारे साथी लगातार जो है पल पल की खबर जागरण.com पे दे रहे हैं। दैनिक जागरण में वो चीजें जा रही हैं, सो उस तक आए और हमसे हमारे साथ बने रहें। हम वापस आपसे जुड़ेंगे नवंबर 4 को अगले फेज, सेकेंड फेज के अगले दिन, और वापस चर्चा करेंगे हमारे जागरण के संपादक लोगों के साथ, संपादक महोदयों के साथ। सो थैंक यू वेरी मच अश्वनी जी, थैंक यू वेरी मच लगातार हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।